हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के अंतर्गत इस पुस्तक के प्रैक्टिस सेट 12 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात ऑप्शन ए मल्लीनाथ और ऑप्शन बी नेमिनाथ, इन दोनों का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था जीवित गुप्त, अर्थात ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा, गुप्त काल के समाप्ति के बाद मौखरी वंश का स्थापना हुआ था। अब अगला प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालिदास जो है यह कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। अब अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने शासन काल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर है 10 वर्षों के बाद, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डायनोशियस को। किसे? डायनोशियस को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, व्रात्स। अब अगला प्रश्न है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो याद रखेंगे, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के पाटलिपुत्र नगर से था। अब अगला प्रश्न है, पालकालीन कलाकार विठपाल कहाँ के निवासी थे? तो याद रखेंगे, पालकालीन कलाकार विठपाल जो था यह नालंदा के निवासी थे। अब अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो याद रखेंगे, बख्तियार खिलजी की हत्या ऑप्शन ए अली मर्दान ने की थी। किसने? अली मर्दान ने। अब अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खां नुहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हुसैन शाह सरकी को। याद रखेंगे कि सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के हुसैन शाह सरकी को हराकर दरिया खां नुहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया था। अब अगला प्रश्न है, शेरशाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको कमेंट करके बतलाना है कि किस ईयर में हुआ था चौसा का युद्ध। अब अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो याद रखिएगा, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार ऑप्शन बी सहिस्ता खान था। कौन था? सहिस्ता खान। अब अगला प्रश्न है, बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 25 जुलाई 1857 को। कब? 25 जुलाई 1857 को। अब अगला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 16 अक्टूबर 1905 को। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। अब अगला प्रश्न है,
ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1912 ईस्वी को। कब? 1912 ईस्वी को। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैनुद्दीन हैबत जंग की। किसकी? जैनुद्दीन हैबत जंग की अफगानों ने हत्या कर दी थी। अब अगला प्रश्न है, शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे कहाँ के? तो याद रखिएगा, शेर खां के जो पिता थे वह सासाराम के जागीरदार थे। अब अगला प्रश्न है, पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पीर अली के नेतृत्व में। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ जो है यह पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखेंगे, कोल विद्रोह वर्ष 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1831 से 32 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। आपको कमेंट करके बताना है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। अब अगला प्रश्न है, ब्रिटिश यात्री बर्नियर किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी औरंगजेब के समय में। कब? औरंगजेब के समय में। अगला प्रश्न है, मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया? तो याद रखिएगा, मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में 1713 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1713 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1821 ईस्वी को। कब? 1821 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात इन सभी ने, अर्थात राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक और मौलाना नरुल हसन, इन सभी ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। अब अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 जी। किसका? आर्टिकल 243 जी में। अब अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के गठन के लिए गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो याद रखेंगे, ग्राम सभा के गठन के लिए गांव की न्यूनतम संख्या 250 होनी चाहिए। कितनी? तो 250। अब अगला प्रश्न है, किस पंचायत समिति में कितने अस्थाई समिति होते हैं? फिर से, किसी पंचायत समिति में कितने अस्थाई समिति होते हैं? तो याद रखेंगे 7 अस्थाई समिति। कितने? 7। अब अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह वर्ष 1952 ईस्वी में की गई थी। कब? 1952 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 159। कौन सा? आर्टिकल 159। अब अगला प्रश्न है, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6 सप्ताह के भीतर। कितने? 6 सप्ताह के भीतर। अब अगला प्रश्न है, किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी?
तो याद रखिएगा किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। कितनी? 500। अब अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। कौन बने थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम अर्थात पहले न्यायाधीश थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6। कितने? 6 सदस्यों की। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1993 ईस्वी को। किस वर्ष? 1993 ईस्वी को। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, श्रीधर वासुदेव सोहोनी। कौन? श्रीधर वासुदेव सोहोनी जो थे बिहार के पहले लोकायुक्त थे। अब अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय चिन्ह कौन सा है? तो याद रखिएगा बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम चंपारण। कौन सा? पश्चिम चंपारण। अब अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 1। कितनी? 1। वह कौन सा जिला है? पटना। अब अगला प्रश्न है, प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, वैशाली। कौन सा? वैशाली जिला। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो याद रखिएगा बिहार में जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा वर्षा है वह उत्तर पूर्व क्षेत्र में होती है। किस क्षेत्र में? उत्तर पूर्व क्षेत्र में। अब अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 सितंबर 2017 को। कब की थी? 25 सितंबर 2017 को। अब अगला प्रश्न है, कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा कहलगांव विद्युत परियोजना जो है यह एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित कहाँ है? तो याद रखिएगा प्रसिद्ध नानक जलकुंड जो है यह राजगीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजगीर में। अब अगला प्रश्न है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है कहाँ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अररिया में। कहाँ? अररिया में। अब अगला प्रश्न है, कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि क्या है? तो इसका सही उत्तर है 2017 से 22। कितनी? 2017 से 22। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ साझा नहीं करता है। कौन कौन? तो ऊपर है सुपौल और भागलपुर। ये दोनों जो है आपको पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसके कारण से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो याद रखिएगा हिमालय के जो तराई क्षेत्र में वहां टर्सरी चट्टान पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास, इन सभी जगह बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए
प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।